हिंदी साहित्य क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे हिंदी आलोचना के विकास का पार्ट 2। ठीक है, तो जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे। जगन्नाथ दास रत्नाकर, ध्यान से सुने। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने पोप के, ठीक है, पोप के एसे ऑन क्रिटिसिज्म, क्या नाम है किताब का? एसे ऑन क्रिटिसिज्म। किसकी है? पोप की किताब है। ठीक है, ये पाश्चात्य रचनाकार हैं पोप। ठीक, तो इनकी किताब एसे ऑन क्रिटिसिज्म का पद्यात्मक अनुवाद किया। एक बात, और किस नाम से किया? तो दोस्तों, समालोचना शीर्षक से किया। समालोचना होगा, यहाँ पर थोड़ा स्पेलिंग एरर है, ध्यान से सुने। समालोचना आदर्श, ठीक है, इसको ऐसे पढ़ें, समालोचना आदर्श शीर्षक से किया। ठीक है, किसने? जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। ठीक है, पोप की एक किताब थी एसे ऑन क्रिटिसिज्म, इसका पद्यात्मक अनुवाद किया और समालोचना आदर्श शीर्षक से किया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला बिंदु है, ध्यान दें, हिंदी में शोध एवं, ध्यान से सुने, हिंदी की बात हो रही है। हिंदी में शोध किसको कहते हैं? रिसर्च को। ठीक है, अब ध्यान से सुने। शोध एवं अनुसंधान परक समीक्षा का विकास नागरिक प्रचारिणी पत्रिका में के प्रकाशन से माना जाता है। किसके प्रकाशन से हिंदी में शोध एवं अनुसंधान परक समीक्षा का विकास माना जाता है? यह प्रश्न आ सकता है। ठीक, तो आप बताएंगे नागरिक प्रचारिणी पत्रिका के प्रकाशन से। ठीक है, ध्यान रखेंगे, नागरिक प्रचारिणी पत्रिका, ठीक है, काशी से निकलती थी, ध्यान रखेंगे। अगला बिंदु है, ध्यान देंगे, सन 1921 ईस्वी में, कब की बात है? सन 1921 ईस्वी में। ठीक है, ध्यान दें, इस समय सबसे पहले काशी हिंदू विश्वविद्यालय, कौन सा विश्वविद्यालय? काशी हिंदू विश्वविद्यालय में परा स्नातक किसे कहते हैं? तो दोस्तों, एमए को कहते हैं। ठीक है, तो परा स्नातक यानी एमए के पाठ्यक्रम में हिंदी को स्थान दिया गया था। ठीक है, तो सन 1921 की बात है जब सबसे पहले काशी हिंदू विश्वविद्यालय में परा स्नातक यानी एमए के पाठ्यक्रम में, ठीक है, एमए के पाठ्यक्रम में हिंदी को स्थान दिया गया था। ठीक, तो पूछा जा सकता है कि कब दिया गया हिंदी को परा स्नातक पाठ्यक्रम में स्थान? तो आप बताएंगे सन 1921 में। और किसने दिया था? काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अगला बिंदु है, ध्यान दें, सन 1921 में ही, ठीक है, सन 1921 में ही काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बाबू श्याम सुंदर दास, कौन? बाबू श्याम सुंदर दास की नियुक्ति की गई। कब की गई बाबू श्याम सुंदर दास की नियुक्ति? तो दोस्तों, सन 1921 ईस्वी में। कहां पर? तो दोस्तों, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, ध्यान रखेंगे। ठीक, और इनकी नियुक्ति हिंदी के अध्ययन, ध्यान से सुनना, हिंदी के अध्ययन और विकास की प्रेरणा देने के उद्देश्य से की गई थी। क्यों की गई थी इनकी नियुक्ति? तो हिंदी के अध्ययन और विकास की प्रेरणा देने के उद्देश्य से। ठीक है, कहां पर? काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। कब की गई? तो दोस्तों, 1921 ईस्वी में। किसकी की गई नियुक्ति? तो ध्यान रहे, श्याम सुंदर दास जी की। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला बिंदु है, ध्यान देंगे, डॉक्टर श्याम सुंदर दास के मार्ग निर्देशन में, किसके निर्देशन में? तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास के मार्ग निर्देशन में पीताम्बर दत्त बर्थवल, ठीक है, पीताम्बर दत्त बर्थवल ने हिंदी का प्रथम शोध
हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय शीर्षक से लिखा। ठीक है, आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि हिंदी का प्रथम शोध हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय शीर्षक से किसने लिखा? तो आप बताएंगे पीताम्बर दत्त बर्थवल ने। ठीक है, और किसके मार्ग निर्देशन में लिखा? तो आप बताएंगे डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी के मार्ग निर्देशन में। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। और पीताम्बर दत्त बर्थवल कौन थे? अगर आपको पता हो तो दादू दयाल की वाणी का संकलन किया था हरडे वाणी नाम से। ठीक है, किसने? पीताम्बर दत्त बर्थवल ने। ठीक है, यह बात भी ध्यान रखें। तो ये वही पीताम्बर दत्त बर्थवल हैं जिन्होंने डॉक्टर श्याम सुंदर दास के मार्ग निर्देशन में हिंदी का पहला शोध हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय शीर्षक से लिखा। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। और कहां पर नियुक्ति हुई थी डॉक्टर श्याम सुंदर दास की? तो दोस्तों काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। ठीक है, तो ये भी वही होंगे। ठीक है ना, अगर उनके अंडर में काम कर रहे हैं तो ये भी वही होंगे। ठीक है, तो ध्यान रहे काशी हिंदू विश्वविद्यालय बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, ध्यान रखना। अगला बिंदु है, गौर करें, हिंदी में एकेडमिक आलोचना। ध्यान से सुने, हिंदी में एकेडमिक आलोचना यानी अध्यापकीय आलोचना। एकेडमिक आलोचना को हम अध्यापकीय आलोचना भी कहते हैं। ठीक, तो इसका सूत्रपात किसने किया था? तो ध्यान रहे बाबू श्याम सुंदर दास जी ने। बाबू श्याम सुंदर दास ने हिंदी में एकेडमिक आलोचना यानी अध्यापकीय आलोचना का सूत्रपात किया। ठीक है, ध्यान रखेंगे, गौर करेंगे। अगला बिंदु है, श्याम सुंदर दास की प्रमुख आलोचनात्मक रचनाएं हैं। कौन कौन सी हैं? गौर से सुनेंगे। तो श्याम सुंदर दास की आलोचनात्मक रचना साहित्य लोचन। कौन सी? साहित्य लोचन। कब आई? 1922 ईस्वी में आई हुई रचना है। ठीक है, ध्यान रखें। अभी दोस्तों 3 जुलाई को जो DSSB DSSB ठीक है हिंदी PGT का एग्जाम हुआ था, उसमें ये रचना पूछी गई थी। ठीक, तो ध्यान रखें और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतनी ज्यादा पूछी जाती है ये कि हर एग्जाम में कहीं ना कहीं जरूर आपको मिलेगी। ठीक, तो साहित्य लोचन किसकी रचना है? पहली बात, श्याम सुंदर दास जी की आलोचनात्मक रचना है। ठीक है, और क्योंकि ये सबसे पहले जो रहे हैं, नियुक्ति जिसकी हुई थी हिंदू विश्वविद्यालय में, ठीक है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, तो श्याम सुंदर दास जी थे। इस वजह से इनकी पुस्तक का जिक्र किया जा रहा है। और क्या है कि ये 1922 में आई हुई इनकी पहली आलोचनात्मक पुस्तक है, तो इस दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है। ठीक, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगली पुस्तक है इनकी भाषा विज्ञान। कौन सी? भाषा विज्ञान। ये कब आई? तो ध्यान रहे 1923 ईस्वी में। 1923 ईस्वी में आई हुई आलोचनात्मक पुस्तक है भाषा विज्ञान। ठीक, फिर है श्याम सुंदर दास जी की अगली पुस्तक। कौन सी? हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा का विकास। ये कब आई? 1924 ईस्वी में आई हुई पुस्तक है हिंदी भाषा का विकास। ठीक, और कैसी पुस्तक है? आलोचनात्मक पुस्तक है। किसकी है? श्याम सुंदर दास जी की पुस्तक है। ध्यान रखेंगे। अगली पुस्तक है, गौर करें, हिंदी भाषा और साहित्य। हिंदी भाषा और साहित्य। ठीक है, कब आई? 1930 ईस्वी में। 1930 ईस्वी में आई हुई आलोचनात्मक रचना है हिंदी भाषा और साहित्य। ठीक है, 1930 ईस्वी। किसकी है? श्याम सुंदर दास जी की। ठीक, अगली इनकी पुस्तक है दोस्तों रूपक रहस्य। रूपक रहस्य। ये कब आई? 1931 ईस्वी में। ठीक है, 1931 ईस्वी में आई हुई आलोचनात्मक रचना है रूपक रहस्य। ठीक, किसकी है? श्याम सुंदर दास जी की। फिर है अगली पुस्तक भाषा रहस्य। भाषा रहस्य कब आई? तो ये 1935 में आई आलोचनात्मक पुस्तक है। ठीक, किसकी है? श्याम सुंदर दास जी की पुस्तक है। अब एक बार फिर से सुनेंगे सभी आलोचनात्मक पुस्तकों को। ठीक है, श्याम सुंदर दास की रचनाओं को ध्यान दें दोस्तों।
गौर करेंगे श्याम सुंदर दास जी की प्रमुख आलोचनात्मक रचनाओं पर। क्या है? सबसे पहले है साहित्य लोचन, कब आई? 1922 ईस्वी। फिर आई भाषा विज्ञान 1923 ईस्वी, ठीक है। फिर आई हिंदी भाषा का विकास 1924 ईस्वी। फिर आई हिंदी भाषा और साहित्य 1930 ईस्वी, ठीक। फिर आई रूपक रहस्य, कब? 1931 ईस्वी, ठीक। फिर आई भाषा रहस्य, कब आई है? 1935 ईस्वी। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक। साहित्य लोचन और हिंदी भाषा का विकास, ठीक। हिंदी भाषा और साहित्य, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं, तो इनको आप ध्यान से पढ़ लें, ठीक। मतलब इनके बारे में अच्छे से जान लें। तो दोस्तों अब हम देखेंगे शुक्ल युग, यानी शुक्ल युग से संबंधित विशुद्ध आलोचना, ठीक है। ध्यान दें, गौर करेंगे दोस्तों। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की प्रथम सैद्धांतिक आलोचना कौन सी है? काव्य में रहस्यवाद, काव्य में रहस्यवाद, जो कि 1929 ईस्वी में आया हुआ निबंध है, ठीक है। तो निबंध के रूप में है पहली बात, क्या? काव्य में रहस्यवाद, ठीक। और ये कैसा निबंध है? प्रथम सैद्धांतिक आलोचनात्मक निबंध है। किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध है। कब आया दोस्तों? 1929 ईस्वी में आया हुआ निबंध है प्रथम सैद्धांतिक आलोचनात्मक निबंध काव्य में रहस्यवाद, ठीक। और इसी साल अगर आपको याद हो तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास भी आया था, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, हेडिंग पर गौर करें, शुक्ल युग विशुद्ध आलोचना, ठीक है, इसे हम पढ़ रहे हैं, तो ध्यान रखेंगे। अगला बिंदु है, गौर करें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक कृतियां, ठीक है। अब हम देखेंगे दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक कृतियां। तो सबसे पहले इनकी कृति है गोस्वामी तुलसीदास, ठीक है। और एक बात बता दूं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने गोस्वामी तुलसीदास को ज्यादा महत्वपूर्ण समझा है बजाय कबीरदास के, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो गोस्वामी तुलसीदास इनकी आलोचनात्मक कृति है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की 1923 ईस्वी में आई हुई आलोचनात्मक कृति है, ठीक है। गोस्वामी तुलसीदास कब आई? 1923 ईस्वी। फिर आई इनकी अगली आलोचनात्मक कृति जायसी ग्रंथावली, कौन सी? जायसी ग्रंथावली। ये कब आई दोस्तों? तो ठीक 1 साल बाद इनकी जायसी ग्रंथावली आलोचनात्मक कृति आई 1924 ईस्वी में। कब? 1924 ईस्वी में। किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की आलोचनात्मक कृति है, ठीक। फिर आई इनकी अगली आलोचनात्मक कृति भ्रमर गीतसार, भ्रमर गीतसार कब आई? 1925 ईस्वी में, 1925 ईस्वी में, ठीक है। ध्यान रखेंगे भ्रमर गीतसार, ठीक। फिर है इनकी अगली आलोचनात्मक कृति रस मीमांसा, कौन सी? रस मीमांसा, जो कि एक सैद्धांतिक आलोचना है, ठीक। सैद्धांतिक आलोचना है रस मीमांसा और 1949 ईस्वी में आई हुई आलोचनात्मक कृति है, ठीक है। कैसी कृति है? सैद्धांतिक आलोचनात्मक कृति, कौन सी? रस मीमांसा। तो एक बार फिर से सुनेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की सभी आलोचनात्मक कृतियों को, गौर करेंगे दोस्तों। ध्यान दें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक कृतियां निम्न प्रकार हैं, ठीक है। कौन सी है? गोस्वामी तुलसीदास 1923 ईस्वी में आई हुई आलोचनात्मक कृति है। फिर आई इनकी जायसी ग्रंथावली 1924 ईस्वी। फिर है भ्रमर गीतसार 1925 ईस्वी। फिर आई इनकी रस मीमांसा 1949 ईस्वी, जो कि इनकी एक सैद्धांतिक आलोचना भी है, ठीक है। तो याद रखेंगे दोस्तों, ठीक।
रस मीमांसा तो बहुत ज्यादा ही पूछी जाती है। ठीक, जायसी ग्रंथावली भी पूछी जाती है। तो ध्यान रखें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की तो सारी कृतियां आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना, इनका बहुत बड़ा रोल रहा है आलोचना के क्षेत्र में। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अगला बिंदु है, गौर करेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ध्यान दें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आलोचना के क्षेत्र में विरोधों का सामंजस्य, क्या, ध्यान से सुनेंगे, विरोधों का सामंजस्य नाम से आलोचना के क्षेत्र में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने एक सिद्धांत का प्रवर्तन भी किया। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि आलोचना के क्षेत्र में सिद्धांत का प्रवर्तन करने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल की सिद्धांत का नाम बताओ। तो आप बताएंगे विरोधों का सामंजस्य। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे किसका है, तो ध्यान रहे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का सिद्धांत है क्या, विरोधों का सामंजस्य। ठीक, ध्यान रखेंगे, और यह एक प्रकार की आलोचना ही है। ठीक, गौर करेंगे, अगला बिंदु है, ध्यान दें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल आनंद की अभिव्यक्ति के आधार पर काव्य के दो विभाग करते हैं। ठीक है, अब देखो क्या चीज इन्होंने केंद्र में रखी है, आनंद की अभिव्यक्ति। ठीक है, इसको आधार बनाया है और इसको आधार बनाकर आचार्य शुक्ल ने काव्य के दो विभाग किए हैं। अब दो विभाग कौन से किए हैं, तो ध्यान देंगे, गौर करेंगे दोस्तों। पहला बिंदु है, कौन सा है, पहला विभाग है आनंद की साधना अवस्था या प्रयत्न पक्ष। क्या है, आनंद की साधना अवस्था या प्रयत्न पक्ष। दोस्तों सीधी सीधी यही लाइन आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे किसकी है ये आचार्य शुक्ल की पंक्ति है। ठीक है, एक तरह से क्या है, ये एक विभाग है। ठीक, काव्य के संदर्भ में। तो ध्यान रखें, आनंद की साधना अवस्था या प्रयत्न पक्ष। ठीक है, इसको लेकर चलने वाले कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। ठीक है, और ध्यान दें, जैसे रामचरितमानस पद्मावत, यानी पद्मावत का उत्तरार्ध भाग, जो बाद का हिस्सा है पद्मावत का, किसकी पुस्तक है पद्मावत, तो ध्यान रहे जायसी की पुस्तक है। ठीक, ध्यान रखें, फिर है हमीर रासो, फिर है छत्र प्रकाश। ठीक है, हमीर रासो, छत्र प्रकाश इत्यादि प्रबंध काव्य, ये सभी क्या हैं, प्रबंध काव्य हैं दोस्तों। ठीक है, और इन सभी प्रबंध काव्यों में, ठीक है, किसको आधार बनाया है, आनंद की साधना अवस्था या प्रयत्न पक्ष को। ठीक है, तो आनंद की साधना अवस्था या प्रयत्न पक्ष से संबंधित ग्रंथ यानी प्रबंध काव्य हैं कौन कौन से, रामचरितमानस, पद्मावत का उत्तरार्ध भाग, हमीर रासो, छत्र प्रकाश इत्यादि। ध्यान रखेंगे। काव्य का दूसरा विभाग है, ध्यान दें, आनंद की सिद्धा अवस्था। कौन सी अवस्था, सिद्धा अवस्था या उपभोग पक्ष। ठीक है, अब ध्यान दें, आनंद की सिद्धा अवस्था या उपभोग पक्ष को लेकर चलने वाले यहाँ पर कुछ वर्णनात्मक काव्य हैं। तो कौन कौन से हैं, गौर करेंगे। एक है सूरसागर, दूसरा कृष्ण भक्त कवियों की पदावली, तीसरा बिहारी सतसई, चौथा रीति काल के कवियों के फुटकल सिंगारी पद्य, और पांचवा है रास पंचाध्यायी। ठीक है, ये सभी क्या है, वर्णनात्मक काव्य हैं। ठीक है, किससे संबंधित है, आनंद की सिद्धावस्था या उपभोग पक्ष की। ठीक है, सिद्धावस्था, ऐसे समझ लें इसे। ठीक, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आनंद की अनुभूति के आधार पर काव्य के दो विभाग हैं, जिसमें से दूसरा विभाग है आनंद की सिद्धावस्था या उपभोग पक्ष। ठीक, और पुस्तकें कौन कौन सी हैं, एक बार फिर से सुनेंगे, गौर करें दोस्तों।
सूरसागर, कृष्ण भक्त कवियों की पदावली, बिहारी सतसई, रीतिकाल के कवियों के फुटकल सिंगारी पद्य, रास पंचाध्यायी, ठीक है, इत्यादि वर्णनात्मक काव्य। ठीक, ध्यान रखेंगे। गौर करें दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अंग्रेजी को, किसको, अंग्रेजी की निम्न रचनाओं का हिंदी में अनुवाद किया है। तो ध्यान देंगे, यहाँ पर कुछ रचनाएं हैं अंग्रेजी की जिनका हिंदी में अनुवाद किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो गौर करें, एडिसन की रचना है, किसकी, एडिसन की, एसेज ऑन क्रिटिसिज्म। कौन सी, एसेज ऑन क्रिटिसिज्म, ठीक है, जिसका हिंदी अनुवाद है कल्पना का आनंद, कल्पना का आनंद। ठीक, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एडिसन की रचना एसेज ऑन क्रिटिसिज्म का हिंदी अनुवाद किया है कल्पना का आनंद नाम से। ध्यान रखेंगे। अगली पुस्तक है, ध्यान देंगे, जॉन हेनरी न्यूमैन की, किसकी, जॉन हेनरी न्यूमैन की पुस्तक लिटरेचर, ठीक है, जिसका हिंदी अनुवाद आचार्य शुक्ल ने साहित्य नाम से किया। ठीक, लिटरेचर का हिंदी अनुवाद है साहित्य। ठीक, ध्यान रखें, किसकी पुस्तक है, जॉन हेनरी न्यूमैन की पुस्तक है लिटरेचर। ध्यान रखें। फिर है अगली पुस्तक, किसकी, जॉन हेनरी न्यूमैन की। तो जॉन हेनरी न्यूमैन की पहली पुस्तक लिटरेचर, जिसका साहित्य नाम से हिंदी अनुवाद आचार्य शुक्ल ने किया। दूसरी पुस्तक है प्लेन लिविंग हाई थिंकिंग, प्लेन लिविंग हाई थिंकिंग, ठीक है, इसका हिंदी अनुवाद किया आचार्य शुक्ल ने आदर्श जीवन नाम से। ध्यान रखेंगे, प्लेन लिविंग हाई थिंकिंग किसकी रचना है, जॉन हेनरी न्यूमैन की रचना है, जिसका हिंदी अनुवाद आचार्य शुक्ल ने आदर्श जीवन नाम से किया। ठीक, याद रखें। अगली पुस्तक है हैकल की, किसकी, हैकल की, क्या है, रिडल ऑफ द यूनिवर्स, रिडल ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है, हैकल की पुस्तक है, जिसका हिंदी अनुवाद किया आचार्य शुक्ल ने विश्व प्रपंच नाम से। किस नाम से, विश्व प्रपंच नाम से। ध्यान रखेंगे, रिडल ऑफ द यूनिवर्स, विश्व प्रपंच। ठीक, हैकल की पुस्तक है, अंग्रेजी में हिंदी अनुवाद किया किसने, शुक्ल ने। किस नाम से, विश्व प्रपंच नाम से। ध्यान रखेंगे। गौर करेंगे दोस्तों, अगला बिंदु है, क्या है, जयशंकर प्रसाद ने, किसने, जयशंकर प्रसाद ने काव्य और कला, ध्यान से सुने, काव्य और कला तथा अन्य निबंध, पूरा नाम यह है, काव्य और कला तथा अन्य निबंध में कुछ आलोचनात्मक निबंध लिखे हैं। ठीक, तो आलोचनात्मक निबंध लिखे हैं जयशंकर प्रसाद जी ने, किसमें, काव्य और कला तथा अन्य निबंध में। ध्यान रखेंगे। गौर करेंगे दोस्तों, यहाँ एक कथन है, जयशंकर प्रसाद जी का कथन है, उन्होंने लिखा है क्या, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, ध्यान से सुने, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। किसने लिखा, जयशंकर प्रसाद जी ने। फिर क्या लिखा, आत्मा की, ध्यान से सुने, आत्मा की मनन शक्ति की वह असाधारण अवस्था जो श्रेय सत्य को उसके मूल चारुत्व में सहसा ग्रहण, ये ग्रहण होगा दोस्तों, ठीक, सहसा ग्रहण कर लेती है, काव्य में संकल्पनात्मक अनुभूति कही जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ बता रहे हैं कि काव्य में संकल्पनात्मक अनुभूति किसे कहते हैं। तो एक बार फिर से सुनेंगे, जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, क्या लिखा है, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। ठीक, आत्मा की मनन शक्ति की वह असाधारण अवस्था जो श्रेय सत्य को, किसको, श्रेय सत्य को उसके मूल चारुत्व में सहसा ग्रहण कर लेती है, काव्य में संकल्पनात्मक अनुभूति कही जा सकती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है, ध्यान रखेंगे। अगला कथन है सुमित्रानंदन पंत जी का, क्या है, देखते हैं। यहाँ पर बिंदु है, पहले ध्यान दें, सुमित्रानंदन पंत, ठीक है,
प्रथम छायावादी कवि हैं। कैसे? प्रथम छायावादी कवि हैं कौन? सुमित्रानंदन पंत। ठीक, जिन्होंने छायावादी कविता के, ध्यान से सुनना, छायावादी कविता के बचाव में, ये शब्द याद रखें, छायावादी कविता के बचाव में आलोचना लिखी। ठीक है, तो सुमित्रानंदन पंत पहले छायावादी कवि हैं जिन्होंने छायावादी कविता के बचाव में आलोचना लिखी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, गौर करेंगे दोस्तों। सुमित्रानंदन पंत जी के अनुसार कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। ठीक है, क्या कहा सुमित्रानंदन पंत जी ने? उन्होंने कहा कि जो कविता है, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। ठीक है, तो सुमित्रानंदन पंत जी की बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियों में से एक है, ध्यान रखेंगे। अगली पंक्ति है, क्या है देखते हैं। सुमित्रानंदन पंत जी की अन्य आलोचनाएं, तो ध्यान देंगे सुमित्रानंदन पंत जी की आलोचनाओं पर। इनकी आलोचना है गद्य पद्य। कौन सी? गद्य पद्य। कब आई? 1953 ईस्वी में। ठीक, फिर है शिल्प और दर्शन। शिल्प और दर्शन 1961 ईस्वी में। कब? 1961 ईस्वी में आई आलोचना है किसकी? सुमित्रानंदन पंत जी की। फिर है इनकी आलोचना छायावाद पुनर्मूल्यांकन। मोस्ट इंपॉर्टेंट आलोचना है छायावाद पुनर्मूल्यांकन। कब आई? 1965 ईस्वी में। ठीक है, एक बार फिर से सुनेंगे। सुमित्रानंदन पंत जी की आलोचनाएं हैं, पहली है गद्य पद्य, 1953 ईस्वी में आई हुई आलोचना है। फिर है शिल्प और दर्शन, 1961 ईस्वी में। फिर है छायावाद पुनर्मूल्यांकन, 1965 ईस्वी में। तो ये 3 पुस्तकें हैं। ठीक है, 3 आलोचनाएं हैं किसकी? सुमित्रानंदन पंत जी की। ध्यान रखेंगे दोस्तों, गौर करेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, अगले आलोचक कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनके अनुसार कविता, ठीक है, यहाँ पर सभी ने अपनी अपनी क्या बोलते हैं, एक परिभाषा दी है, एक तरह से मत दिया है कविता के संदर्भ में। ठीक, तो ध्यान दें, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी वे कहते हैं कि कविता, कविता परिवेश की पुकार है। किसकी पुकार है? परिवेश की पुकार है। जैसा परिवेश होगा वैसी ही कविता होगी। ठीक, तो ध्यान दें, कविता किसकी पुकार है? परिवेश की पुकार है। किसने कहा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। ध्यान रखेंगे दोस्तों, गौर करें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की प्रमुख आलोचनात्मक कृतियों पर। तो इनकी आलोचनात्मक कृतियां हैं, एक है रविंद्र कविता कानन। कौन सी है? रविंद्र कविता कानन। ठीक, फिर है पंत और पल्लव। पंत और पल्लव 1928 ईस्वी में आई हुई आलोचनात्मक कृति है, निराला जी की कृति है। ठीक, फिर है प्रबंध पद्य। कौन सी? प्रबंध पद्य। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां हैं कौन कौन सी? रविंद्र कविता कानन, पंत और पल्लव जो कि 1928 ईस्वी में आई, फिर है प्रबंध पद्य। ठीक है, ध्यान रखेंगे, गौर करेंगे। निराला ने, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने कवित्व को, किसको? कवित्व को हिंदी का जातीय छंद कहा है। ठीक, प्रश्न बन सकता है इसलिए ध्यान से सुने। ठीक, तो निराला जी ने कवित्व को क्या कहा है? हिंदी का जातीय छंद कहा है। ठीक है, किसको? कवित्व को। ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों, हमारा आज का वीडियो यही समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।